हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केटीसी। हम फिर से कनेक्ट हो चुके हैं आपके साथ, जहाँ पे कि हम अपने बायोलॉजी का, देखिए आपकी फिजिक्स के एग्जाम्स तो हो चुके हैं, बट आपका बायोलॉजी का जो एग्जाम है वो रहता है अभी, है ना। तो यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ हम एमसीक्यूज को नहीं करने वाले। वी आर गोइंग टू क्लियर द कॉन्सेप्ट थ्रू द एमसीक्यूज, है ना, क्योंकि एमसीक्यू एक क्वेश्चन है और उसमें आपको चार मल्टीपल चॉइस दिए होते हैं। तो मल्टीपल चॉइसेस के थ्रू क्या है, हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेंगे। ओके, तो दीज क्लासेस विल बी फॉर योर एमसीक्यू प्रैक्टिस एज वेल एज योर कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्लासेस, है ना। तो चलिए देखिए, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं दे आर आस्क्ड इन योर नीट। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके नीट वगैरह जैसे एग्जाम्स में आए हुए हैं, है ना। तो लेकिन आप ये नहीं समझेंगे कि अगर ये नीट में आया हुआ है तो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि अगर देखिए इफ योर क्लास 12th इज द बेस, है ना, इसके बाद अगर नीट वगैरह जैसे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करते हैं तो इसका मतलब क्या कि यू आर सेटिंग योर स्टैंडर्ड्स हाई, एंड इफ यू सेट योर स्टैंडर्ड्स हाई तो जो लोअर लेवल की चीजें होती है ना, दे विल, वो आसानी से आप तक आ जाएंगी। ओके, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, लेट्स स्टार्ट द सेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द डीएनए फ्रैगमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ओके, डीएनए फ्रैगमेंट्स जो होते हैं उसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। उन न्यूक्लियोटाइड्स का आपका नेचर क्या होता है? ऑप्शन ए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड, न्यूट्रियल मीन्स दे डोंट हैव एनी चार्ज ऑन इट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज डिपेंड्स ऑन द साइज। ओके, आपको बताना है कि डीएनए फ्रैगमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स का आपका नेचर क्या होता है? ओके, तो देखिए न्यूक्लियोटाइड्स का जो नेचर होता है ना, दे आर नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज होने की वजह से क्या है, देखिए जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है, जो डीएनए है ना आपका, उसका लेंथ काफी लंबा होता है, अप्रॉक्स 2.2 मीटर्स का आपका होता है। लेकिन ये क्या है, आपके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ओके, तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होना, इतना लंबा सा जो डीएनए है, ये न्यूक्लियस, छोटे से न्यूक्लियस में अगर फिट हो जाता है, इसका मतलब क्या कि उसको बहुत अच्छे से पैक किया जाता है। तो आपका जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है ना, इसमें एक अलग से टॉपिक आता है, दैट इज पैकेजिंग ऑफ योर डीएनए। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए, इसको करने के लिए आपको एक और टॉपिक करना पड़ेगा, पैकेजिंग ऑफ आपका डीएनए। ओके, यहाँ पे आपका आंसर क्या है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपको बताना है कि टेलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन। अब ये क्वेश्चन कहां से आया हुआ है आपका? रेप्लिकेशन से आया हुआ है। रेप्लिकेशन ऑफ व्हाट? योर डीएनए। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन का ये क्वेश्चन है ऑन बैक्टीरिया। बताया, आपसे पूछा है कि जो टेलर हैं उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, ये बताने के लिए कि जो डीएनए होता है आपका, डीएनए यानी कि क्रोमोसोम जो होता है, वो आपका सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। अब देखिए दो तीन चीजें हमको जाननी पड़ेंगी कि सेमी कंजर्वेटिव मोड क्या होता है, ये है ना, इसका क्या मतलब होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है। देखिए जब डीएनए जो है ना आपका, डीएनए क्या करता है, डीएनए खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, मतलब ये अपने मल्टीपल्स बना सकता है। ओके, अगर ये एक डीएनए है मान लीजिए, तो ये अपने आप को क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है। ठीक है, अपने जैसा ही एक और बना लेता है। ये आपका पेरेंट डीएनए है, तो ये क्या है, डॉटर डीएनए बना सकता है अपने जैसे ही। बट इनका जो नेचर होता है ना, ये सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी मतलब क्या, आधा, और कंजर्वेटिव मीन्स कंजर्व रखना। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि जो पेरेंट डीएनए है ना, पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड जो है, उसमें से आधी चीजें कंजर्व रह जाती है, यानी कि एज इट इज पास हो जाती है, और जो दूसरा स्ट्रेन बनेगा ना, उसके साथ जो और जो बनेंगे वो कैसा होगा, उसमें चेंजेस होंगी। ओके, तो ये आपका सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है, मतलब कि पेरेंट में जो चीजें थी वो आधी सेमी कंजर्व रह जाती हैं और कुछ जो होती है वो नहीं आती हैं। तो दिस इज योर सेमी कंजर्वेटिज्म, रेप्लिकेशन का फॉर्म है। आपको बताना है कि जो टेलर ने जो एक्सपेरिमेंट लिया था, इस बात को प्रूव करने के लिए कि पेरेंट से जो नया, जो आपका जो न्यूली सिंथेसाइज डीएनए बनता है, स्ट्रेन बनता है ना डीएनए का, ये एक पेरेंट स्ट्रेन है डीएनए का, और यहाँ पे क्या है, न्यू स्ट्रेन्स बनेंगे। न्यू स्ट्रेन्स जो बनेंगे उसमें क्या है, आधी चीजें होंगी आपके पेरेंट की और आधी नई चीजें आएंगी। इसको प्रूव करने के लिए टेलर ने जो रेप्लिकेशन किया था ऑन बैक्टीरिया, ये किस पे आपका किया था ना, आपको ये बताना है कि इन्होंने विशिया फावा पे किया था,
विनका रोजेस पे किया था, अशर्शिया कोलाई पे किया था, या ड्रोसोफिलिया पे किया था? तो इन्होंने किस पे किया था? आपका विशिया फावा पे किया था। ओके, देन नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ना हमको जो टॉपिक करना है वो टॉपिक क्या है? दैट इज आर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, हमको ये टॉपिक करके जाना है कि व्हाट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड हाउ इट इज डन। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनएज इज मोस्ट एबेंडेंट इन एनिमल सेल्स। हमको बताना है कि आरएनए का कौन सा ऐसा फॉर्म है जो कि बहुत ज्यादा एबेंडेंस में, बहुत ज्यादा मात्रा में आपके पाया जाता है। कहाँ? एनिमल सेल्स में। आपके पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इज टीआरएनए, ऑप्शन बी इज आरआरएनए, ऑप्शन सी एमआरएनए, या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। देखिए आरएनए जो है ना हमारे पास, आरएनए जो है ये भी एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल है। ये हमारे पास ये सिंगल स्ट्रैंड होता है। थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये भी एक बायोमोलिक्यूल है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है। हमारे पास एनिमल्स में 2 तरीके के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, एक डीएनए है हमारे पास डीऑक्सी, और एक आरएनए है। ठीक है, तो ये जो ये आरएनए 2 हमारे पास होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। तो कह रहा है कि जो आरएनए है ये हमारे पास कितने तरीके के है? ये 3 तरीके का है। ओके, ये मैसेंजर की तरह काम करता है, ये आपका अडेप्टर की तरह काम करता है, और ये एंजाइम की तरह काम करता है। ओके, ये कैसे? मैसेंजर, एम से आ रहा है मैसेंजर। ये टी जो है ये अडेप्टर की तरह काम करता है, यानी कि एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरह काम करता है। टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन आप याद रख लीजिएगा, और अडेप्टर में भी टी आता है और ट्रांसपोर्ट में भी टी आता है। तो आप ऐसे याद रख लेंगे कि टीआरएनए का काम क्या होता है? इट वर्क्स एज अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आगे हम देख लेंगे, आगे क्वेश्चन आएंगे वहां देख लेंगे इसका काम क्या होता है। हमसे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा इनमें से सबसे ज्यादा एम्बेडेंट होता है आपका एनिमल सेल में, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो दैट इज आर टीआरएनए। टीआरएनए जो है, जो कि आपका एक एडेप्टर और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है, वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है आपके कहाँ पे? एनिमल सेल्स में। ठीक है, तो आवर आंसर हेयर विल बी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द फाइनल प्रूफ फॉर द डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ, ओहो इसमें तो आंसर पहले से दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको बता दिया है और वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। देखिए, तो यहाँ से आप याद कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया था कि द फाइनल प्रूफ ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, किसके एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमको पता चला था कि दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, है ना? क्योंकि देखिए हमारे पास चीजें बहुत सारी थी, प्रोटीन था, आरएनए था, डीएनए था। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें थी, तो हमको पता करना था कि जो एक्चुअल में जो हमारे पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है। इसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए आपके, तो उसमें फाइनल जो था, जो एकदम सॉलिड और कंफर्म्ड, जिसने हमें बताया कि यस दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इन्होंने बताया, हमको ये बताया आपके एल्फ्रेड हार्शे एंड चेज ने हमको बताया, हार्शे एंड चेज ने हमको बताया कि दैट डीएनए इज आवर जेनेटिक मटेरियल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट इनमें से कौन सा नहीं है? नाइट्रोजनस बेसिस, फॉस्फेट ग्रुप्स, राइबोस शुगर, या फिर आपका कौन सा है? डीऑक्सी राइबोस शुगर। इनमें से कौन सा नहीं है न्यूक्लियोटाइड का पार्ट? देखिए, नाइट्रोजनस बेसिस है, फॉस्फोरस ग्रुप ऑब्वियसली है, एंड योर राइबोस शुगर। These 3 are the components of your nucleotide. ठीक है, तो बचा कौन सा? हमारे पास बच गया डीऑक्सीराइबोस शुगर। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है कि द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, देखिए फिर से आ गया ये कंजर्वेटिज्म वाला, है ना? कहता है द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव बिकॉज, देखिए हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर आप बहुत ही आसानी से दे सकते हैं कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्व्ड इन नेचर होता है। क्यों? बिकॉज ऑप्शन ए कहता है कि द 2 रिजल्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल। जो आपका एक डीएनए स्ट्रैंड से जो 2 बनेंगे, है ना, जो डॉटर्स या फिर न्यूली सिंथेसाइज जो आपका स्ट्रेन्स बनेगा, वो
बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए हम उसको सेमी कंजर्व्ड कहते हैं। दूसरा कहता है कि ईच रिजल्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन वन स्ट्रैंड फ्रॉम द ओरिजिनल डीएनए, इसलिए हम कहते हैं क्योंकि पुराने वाले जैसा होता है एक। या फिर थर्ड, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम द स्क्रैच, एकदम ही नए होते हैं, ठीक है, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, एक ओरिजिनल से आता है। और तीसरा क्या कहते हैं कि एकदम नए होते, दोनों ही एकदम नए होंगे, ठीक है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ईच रिजल्टिंग डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन्स वन स्ट्रैंड फ्रॉम द ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी, ठीक ना, मतलब आधा। दो बन के आते हैं हमारे पास, ये देखिए ये 1 एंड ये 2, एक ये पेरेंट डीएनए था 1 2, इससे नया बन के आया 1 2, तो इसमें से एक जो आएगा वो बिल्कुल ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल के जैसा होगा, एक स्ट्रैंड इसमें से, है ना। चलिए, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमसे कहता है जेनेटिक कोडिंग पे क्वेश्चन है आपका कि जेनेटिक कोड इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी लेटर्स। तो 2 लेटर्स का, 3 लेटर्स का, 4 का या 5 का। देखिए जेनेटिक कोड जो होता है ना हमारा, ये क्या होता है, इसको हम कोडॉन बोलते हैं। इस कोडॉन में हमारे पास लेटर कौन कौन से होते हैं, एक होता है A, T, C, G, ठीक है, दिस इज फॉर योर डीएनए। एंड आरएनए में जो हमारे लेटर्स होते हैं, दोनों ही जेनेटिक मटेरियल, तो दोनों की बातें हमको करनी पड़ेंगी। और आरएनए में जो होता है हमारा क्या होता है, ए होता है, यू होता है, देन योर सी एंड जी, ठीक है। यहाँ पे आपका यूरासिल जो है ये आ जाता है आरएनए में, और डीएनए में कौन रहता है, थायामीन रहता है। ओके, तो ये आपके 4 लेटर्स होते हैं। कोडॉन क्या है, कोडॉन इज द कोड, जेनेटिक कोड, और इसमें लेटर्स कितने होते हैं आपके, 3 लेटर्स आर प्रेजेंट हियर, ठीक है। ये 3 लेटर्स से मिलके एक आपका जो है अमीनो एसिड उसका नाम बनता है, ठीक है। तो कोडॉन कितने लेटर्स का होता है आपका, 3 लेटर्स का होता है। लेटर्स यूज कौन कौन से होते हैं, ये 4 होते हैं, डीएनए के लिए ये, आरएनए के लिए। ओके, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन ये हम ये आपका मेंडल वाले चैप्टर में कर चुके हैं कि पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है कि जो डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, क्रोमोसोम्स हैं, वहां पे क्या है, अगर किसी एक जगह पे अगर चेंजेस आ जाए, ठीक है, चाहे कुछ ऐड हो जाए, कुछ डिलीट हो जाए, कुछ सब्स्टिट्यूट आ जाए, अलग, है ना, जो होना चाहिए वो नहीं होके कुछ एक अलग सी चीज आ जाए, है ना। जैसे आपके नाम की स्पेलिंग में नाम के स्पेलिंग में अगर मान लीजिए कि कोई एक लेटर गलत आ जाए, ठीक है, जैसे आपका नाम फॉर से कि आपका नाम प्रिया है, ठीक है, तो यहाँ पे PRI की जगह A आ जाए, ओके, मतलब एक पॉइंट पे अगर कुछ चेंजेस आ जाए जो एक्सपेक्टेड नहीं है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पॉइंट म्यूटेशन बोल देते हैं। तो ये कैसे हो सकता है, डिलीशन ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, एडिशन ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड, या ऑल ऑफ द अबव, है ना। तो देखिए कि किसी की वजह से भी हो सकता है, यहाँ से R गायब हो जाए, एक और एक्स्ट्रा R आ जाए, या फिर यहाँ पे I की जगह पे A आ गया, तो ये क्या है, डिलीशन, डिलीट हो गया, ऐड हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। तो किसी भी तरीके से क्या है, हमारा पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है। दैट्स व्हाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, है ना। और अगर म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन मतलब चेंजेस हो गए अगर हमारे न्यूक्लियोटाइड में, तो हमारा क्या है, जो पूरा क्रोमोसोम है वो उसकी फंक्शनिंग अलग हो जाएगी, बहुत सारी चीजें अलग हो जाएंगी, ठीक है। इट मे बी हार्मफुल, और हार्मफुल नहीं भी हो सकता है, और हार्मफुल हो भी सकता है, बट ये क्या है, म्यूटेड हो गया आपका, ठीक है, म्यूटेशन हो गया, जो होना चाहिए वो नहीं होके कुछ अलग हो गया। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर योर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ आरएनए। इसमें से कौन सा एक टाइप ऑफ आरएनए नहीं है। तो अभी हमने क्वेश्चन किया है कि हमारे पास 3 टाइप के आरएनए थे, मैसेंजर था, ट्रांसफर था, राइबोसोमल था। ये वर्क करता है एज एन एंजाइम, एंजाइम की तरह, कैटलिस्ट की तरह काम करता है, ओके। ट्रांसफर वाला ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, मैसेंजर आरएनए आपका क्या है, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह में काम करता है, ओके। जो हमारी इंफॉर्मेशन पास होती हैं वो इसके थ्रू होती हैं। देयरफॉर जो आपका डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है, ये एक आरएनए का टाइप नहीं है। इसको देख के भी आप बता सकते थे डायरेक्ट, है ना। चलिए, कुछ अगर समझ में नहीं आता तो आप ये आंसर टिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का काम क्या होता है। देखिए अभी हम बात करते हैं ट्रांसफर वाली बात, तो वही वाला आगे कि फंक्शन क्या होता है एक्चुअली में आपका टीआरएनए का, ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होता है। टू कैरी द अमीनो एसिड टू राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस,
to transcribe the RNA into DNA into RNA to carry out the genetic code from nucleus to the cytoplasm or none of the above. देखिए ये कैरी आउट का काम जो है ना, ये क्या है आपका मैसेंजर वाले का काम है. ट्रांसक्रिप्शन ये नहीं कराता आपका टीआरएनए. टीआरएनए करता क्या है आपका कि इट कैरीज द अमीनो एसिड्स टू राइबोसोम फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन को बनाने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस कराने के लिए ये क्या करता है, अमीनो एसिड्स को लेके जाता है. ठीक है, कहाँ पर, राइबोसोम्स के पास. ठीक है, राइबोसोम्स में आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए इनटू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड. अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलेंगे, रेप्लिकेशन बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे या म्यूटेशन बोलेंगे, है ना. देखिए हमने ये तो चीजें कर ली, ये तो हमने अभी थोड़ा थोड़ा देख लिया ना कि रेप्लिकेशन क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है. आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं ट्रांसलेशन एंड योर ट्रांसक्रिप्शन में, है ना. तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि कुछ कन्वर्ट हो रहा है, कुछ ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है, स्क्रिप्ट ट्रांसक्रिप्ट. तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए इनटू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए सीक्वेंस इज नोन एज योर ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जिसको आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा. आपके एनसीईआरटी में ये गिवन है तो आपको जरूर से याद करना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहाँ पे थोड़ा फैक्ट एंड फिगर वाली टाइप होना. जैसे किस आप यहाँ से एक तो ये वाला, ये आप एनसीईआरटी में ढूंढोगे ना तो आपको एक बॉक्स में मिल जाएगा, ये वहां से ये पूरा डाटा आप याद कर लेंगे. 2-3 चीजों का दिया है कि ह्यूमन में कितने आपके बेस पेयर्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के कितने बेस पेयर्स होते हैं ह्यूमंस में, हैप्लॉइड डिप्लॉइड करके लिखा होगा. ठीक है, हैप्लॉइड अगर लिखा है, देखिए ह्यूमन में बता ही देते हैं हम यहाँ पे, ह्यूमन में कितने होते हैं आपके 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स होते हैं. ओके, ये क्या है, हैप्लॉइड का नंबर. हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में कंफ्यूजन होती है ना कभी कभी हमको. तो हैप्लॉइड मतलब क्या, हाफ, आधा, और डिप्लॉइड मतलब क्या, डबल. ओके, तो जब भी अगर हमको हैप्लॉइड दिया है और डिप्लॉइड निकालना है तो व्हाट वी डू कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पे हमको डिप्लॉइड अगर बेस पेयर्स हमको पूछे तो कितना आ जाएगा, 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स ऑफ योर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स. ओके, हमसे यहाँ पे किसका पूछा है, असर्शिया कोलाई का पूछा है कि हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन असर्शिया कोलाई, दैट इज योर ई कोलाई बैक्टीरिया, कितने प्रेजेंट होते हैं. तो ये कितना होता है आपका 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर्स होते हैं हमारे पास प्रेजेंट. ओके, नेक्स्ट हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 13. कहता है कि बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द पेंटोस शुगर. नाइट्रोजनस बेस एंड योर पेंटोस शुगर जो है ना, ये देखिए आपका डीएनए होता है कुछ इस तरीके से. यहाँ पे आपका यहाँ शुगर है ना, यहाँ पे आपका नाइट्रोजनस बेसिस है. तो ये जो है, ये जो यहाँ पे जो बॉन्डिंग है शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में, वो कैसा बॉन्ड होता है आपका, उस बॉन्ड को आप क्या बोलते हो. तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं. ठीक है, इसको एक्चुअली बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बोलते हैं हम, जहाँ पे शुगर, जिस बॉन्ड के थ्रू आपका शुगर, पेंटोस शुगर एंड योर नाइट्रोजनस बेसिस जो कनेक्ट होते हैं ना, दोनों कनेक्टेड जुड़े हुए होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं. और देखिए शुगर एंड फॉस्फेट जब आपके लिंक होते हैं तो वो कौन से बॉन्ड से होते हैं, एस्टर बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पे शुगर, पेंटोस, फिर शुगर. तो ये क्या है आपका, यहाँ पे 2 आपके बॉन्ड्स आ रहे हैं, तो इसलिए इसको हम कभी कभी क्या बोलते हैं, डाइफॉस्फेट एस्टर बॉन्ड्स भी बोल देते हैं हम उसको. ओके, दूसरा नाम है उसका. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. कहता है द रीजन ऑफ डीएनए वेयर द आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन. अभी हमने ट्रांसक्रिप्शन देखा था ना कि डीएनए को हमको कन्वर्ट करना है, डीएनए के स्ट्रैंड्स को हमको कन्वर्ट करना है आरएनए में. तो ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करने के लिए डीएनए का वो रीजन जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका प्रमोटर, एक्सॉन, इंट्रॉन या फिर एनहांसर. तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रमोटर. ठीक है,
ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करने वाला आरएनए पॉलीमरेज। चलिए, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, क्वेश्चन नंबर 15 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द जेनेटिक मटेरियल ऑफ 174 बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज क्या है आपका? बैक्टीरियोफेज इज, देखिए अभी महाकुंभ का टाइम चल रहा है ना, महाकुंभ में आपने सुना होगा कभी ना कभी, अगर न्यूज वगैरह देखते ना तो आपने सुना होगा कि जो वाटर जो है वहां पे बैक्टीरियोफेज है। तो बैक्टीरियोफेज इज व्हाट? इट इज अ वायरस। ठीक है, ये एक तरीके का वायरस है आपका, जो कि विच इज यूजफुल फॉर द वाटर। अगर वाटर में अगर बैक्टीरियोफेज है, दैट मीन्स कि आपका वाटर जो है वो अच्छा है। ओके, तो ये क्या है, हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द जेनेटिक मटेरियल ऑफ दिस बैक्टीरियोफेज। तो ये जो बैक्टीरियोफेज होता है ना, इसमें आपको बताना है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है लीनियर फॉर्म में, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है लीनियर फॉर्म में, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है सिंगुलर सर्कुलर फॉर्म में, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है लीनियर फॉर्म में। ओके, आपको ये बताना है। देखिए अब मैंने यहाँ पे कहा कि इट इज एन वायरस, तो वायरस से आपको क्या ध्यान आएगा कि यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड होना, यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका? आरएनए होना चाहिए। तो आरएनए वाले पे आप जा सकते हैं, बट ये आरएनए नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है, इसलिए आपका क्या है, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आंसर क्या है आपका? इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इन सर्कुलर फॉर्म। ओके, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट मार्क करके। तो दीज आर योर 15 क्वेश्चंस फॉर टुडेज सेशन। देखिए आज हमने क्या देखा कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है, मॉलिक्यूलर जो आपका बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है उसको जाके एक बार रीड करना है, अच्छे से रिवीजन करना है उसका पक्का से। और जो टॉपिक्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए, जैसे आपको रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, देन योर बॉन्ड्स की हमने बात की, बॉन्ड्स को आपको याद करना है। फिर मैंने आपसे कहा कि एनसीईआरटी में एक बॉक्स दिया हुआ है, उसको आपको याद करना है। ओके, कितने टाइप के आरएनएज हैं आपके, किसका क्या काम है, तो एटलीस्ट इतनी चीजें तो आप जाके कर ही लीजिएगा, है ना। तो इससे क्या है, काफी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, इतना तो छोड़िएगा मत आप। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन। एंड एक और बात कि प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, अगर अच्छा लगा, अगर कुछ समझ में आ रहा है, कुछ एफर्ट सही लग रहा है, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे, कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग।